हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, जिसमें से डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स पेपर देख चुके हैं 2018 तक का। आज हम लोग को, जैसा कि थंबनेल से आप लोग देखे भी होंगे, हम लोग को देखना है 2019 का। आशा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और इन्हेंस करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि कम से कम ये पता रहे कि कौन कौन से पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। उसी के अनुसार आप स्टडी करिए। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ कि सिलेबस देख करके पढ़ने की कोशिश मत करिए। क्वेश्चन देख के पढ़ेंगे, आपका इजीली तैयार हो जाएगा और पर्याप्त रूप से आपके क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे और इजीली आप निकल भी जाएगा। अगर सिलेबस देखने लगेंगे, ये पढ़ना है, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, तो बहुत डिफिकल्ट काम है। सो वी आर स्टडी अबाउट आप ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस पेपर, राइट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन को डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है, उसको डिटेल भी हम लोग पढ़ रहे हैं। जो कुछ को इस क्वेश्चन में देखते हैं, किसी को दूसरे पेपर में देखते हैं, क्योंकि एक पेपर में जानते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात, कि यदि एक पेपर में सब कुछ हम लोग देखने लगेंगे तो निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत कई घंटे की बन जाएगी, जो कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। क्योंकि टाइम सबका इम्पोर्टेंट है, आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा मेरा टाइम इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि हम लोग को यूनिवर्सिटी भी देखनी पड़ती है, कॉपी मूल्यांकन, टीचिंग, सब समर्थ पोर्टल आ गया है, ये सब टेंशन, बहुत चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी सी आप सहयोग करिए, टाइम को वैल्यू रखिए, क्योंकि आप इसे देखे होंगे मैं कभी बात नहीं करता हूँ इस साइड, क्योंकि हम लोग टाइम की वैल्यू को समझते हैं कि क्या टाइम है। आप पढ़ने आए हैं, पढ़िए, जो मेरे से हेल्प हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या हमको नया सीखने को मिलता है। निश्चित रूप से क्लास में बने रहिए, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, राइट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2019 का क्वेश्चन है ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं रिसर्च मेथोलॉजी का क्लास पढ़ाया, उसमें देख भी सकते हैं। नहीं तो सिंपल सी बात समझिए, ऐसे जो दूसरे पर डिपेंड ना हो। ओके, डिपेंड मीन्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ये सब की आवश्यकता ना पड़े, दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हालांकि ये वीक टेस्ट है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि चूज करना पड़े कि पैरामेट्रिक टेस्ट बेस्ट होता है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो पैरामेट्रिक टेस्ट इज द बेस्ट ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट। तो इस तरह से, क्योंकि ये वीक है, वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट कहा जाता है। देखिए ये मान व्हिटनी यू टेस्ट, क्रूक्स वालिस, ये भी एफ टेस्ट, टी टेस्ट क्या है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। ओके, और ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक। तो ये और ये मान व्हिटनी, क्रूसल और स्काई स्क्वायर टेस्ट, ये तीनों नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और ये एफ टेस्ट, टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है, राइट। तो आंसर जो होगा अपना कर लीजिएगा। आंसर पर ध्यान मत रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसको समझिए, नहीं समझ में आ रहा है उसको एक पेज पे लिख लीजिए, उसको रट लीजिए, बस। आप ऐसे करते रहेंगे, देखेंगे आपके बहुत ह्यूज फैक्ट्स आपको प्रिपेयर हो जाएंगे, जो कि आगे की एग्जाम में बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फेल ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002। जानते हैं कंपटीशन एक्ट क्या है? एमआरटीपी एक्ट का एक्सटेंशन है। एमआरटीपी एक्ट 1969 में जो था, उसी का एक्सटेंशन है कंपटीशन एक्ट। नेक्स्ट है इनकरेज कंपटीशन, सही है। प्रिवेंट एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट राइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन। क्या है कि यहाँ पे प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड एंट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विथ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे इजी क्या है? इजी क्या है? एक्सपोर्ट कर देना है, राइट। और आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे रिस्की क्या है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन बताया था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्की। मान लीजिए कि यहाँ पूछा जाता है प्रिपेड मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस, लिटिल ना हो, मोर एक्सपीरियंस हो जिसके पास, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट है
अंडर व्हिच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन द डिसीजन आउटकम ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वे अंडर एनपीवी एंड आईपीआर मेथड पर एज। यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसमें देखिए टाइम डिस्पेरिटी मीन्स टाइम क्षमता, टाइम कितना है, कितना दिन में हमारा इनफ्लो आ जाएगा, इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। कॉस्ट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी क्वांटिटी कितनी है कॉस्ट की, उसकी भी ध्यान रखना पड़ता है। लाइफ, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, जो मशीन लेंगे, जो बिल्डिंग लेंगे, जो मटेरियल लेंगे, वो कितना दिन की लाइफ होगी, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। वॉल्यूम, मात्रा ध्यान में नहीं रखना पड़ता है। ओके, एनपीवी के लिए ये तीनों ध्यान रखना पड़ता है, लास्ट आपको नहीं रखना पड़ता है। तो ए बी सी सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, देखिए ये तो कई बार आ चुका है, आप जानते ही हैं। नेट इनकम अप्रोच क्या है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोच है। देखिए एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच, आईएमएम अप्रोच, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, ये तीनों किसके हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के, राइट। गॉर्डन मॉडल जानते हैं डिविडेंड पॉलिसी के, वाल्टर मॉडल डिविडेंड पॉलिसी के, एमएम अप्रोच भी डिविडेंड पॉलिसी के। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या है, कैपिटल बस्टिंग जो भी अभी आया था ऊपर, आईआरआर, और रीऑर्डर लेवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट जनरेट एज मेनी अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल विदाउट इवेल्युएटिंग देम इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। तो पार्टिसिपेट जनरेट करते हैं अल्टरनेटिव विदाउट इवेल्युएटिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेन देखिए क्या है ना कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसमें। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, सभी लोग को प्रॉब्लम दे दिया जाता है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, ओके, और अल्टरनेटिव तैयार करते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि पार्टिसिपेट जेट एंड मेनली अल्टरनेटिव विदाउट एवेल्यूटिंग देन, मतलब एवेल्यूट नहीं करना है, चाहे जो तुम दे दो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब यही होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सामने को दे दीजिए, वो 10 लोग हैं, 10 लोग कुछ भी बताएं, रिस्ट्रिक्शन मत दीजिए कि ये नहीं बताना है, ये नहीं बताना है, तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स डिमांड सॉरी ये सेशन देख लीजिए तो ऊपर था। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स डिमांड जनरेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स टू ए प्रॉब्लम। तो निश्चित रूप से ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक मेजर बहुत ज़्यादा स्टार्ट करता है। तो ये क्या है, दोनों व्याख्या भी सही है, राइट। एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग की समझ लीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग से होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आप प्रॉब्लम बता रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन देना है तो ये सोच देना है, हो सकता है सॉल्यूशन ना दे पाए। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग के जो टेक्निक्स है वो ये बताती है कि जो भी डिसीजंस लेने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम दे दीजिए और उनसे कुछ भी बोल दीजिए कि जो आपको मन में आ रहा है ओपनली दीजिए विचार, अल्टरनेटिव्स, और उसके आधार पर हम लोग डिसीजंस लेंगे। उसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है, उससे अल्टरनेटिव्स ज़्यादा भी आती हैं, ओके। और जब आप उससे बोल देंगे किसी भी व्यक्ति से कि नहीं ये नहीं बताना है, तो अच्छे से बता पाएगा अपना डिसीजन, नहीं। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी को दूर करता है। नेक्स्ट है दो इधर भी क्लोजली रिलेटेड जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट द सेम। निश्चित रूप से जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल लगभग सेम है, लेकिन क्लोज्ड है बट सेम नहीं है, ये सत्य है। द पर्पज ऑफ जॉब इवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स ऑफ रिम्यूनरेशन एंड अदर रिलेवेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पूछा जाए जॉब इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि रिम्यूनरेशन फिक्स किया जा सके और रिलेवेंट बेनिफिट दिया जा सके। तो ये भी राइट है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज बोथ आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आप लोग कर ले जाएंगे। फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी है, ओके। सोशल ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये क्या है, स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। एंड लास्ट इज वन मोरल प्रिंसिपल दैट डिफाइंस द राइट और रॉन्ग, ये बिजनेस एथिक्स है। राइट रॉन्ग एथिक्स में ही देखेंगे, राइट। नेक्स्ट है करेंसी स्वैप इज मेथड ऑफ हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट, स्पेकुलेटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, लिवरेज, और लास्ट है पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट। ये क्या है, हेजिंग क्या है, स्वैप क्या है, ये हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट, ओके। तो करेंसी के हम स्वैप इसलिए करते हैं ताकि, देखिए स्वैप का अभी एक चीज़ बता दे रहा हूँ तो आपको और
क्लियर हो जाएगा कि हेजिंग क्यों प्रयोग किया जा रहा है। देखिए स्वैप जो होता है, स्वैप जैसे हेजिंग होती है स्वैप भी होता है, दोनों यूज किया गया है। देखिए एक लोग मान लीजिए कोई इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है और एक वेरिएबल इंटरेस्ट है, या कोई करेंसी है वो चेंज हो रही है हर डे बाई डे, जानते हैं मॉनेटरी तो चेंज ही होती रहती है, डिमांड एंड सप्लाई से। डॉलर आज 80 रुपया है, कल 82 हो जाएगा, परसों 83 हो जाएगा, परसों 80 हो जाएगा, ये सब चीज़ होता रहता है। तो स्वैप क्या करता है कि ये एक दूसरे को बोल देता है कि देखिए, जिससे किसी को लगे कि नहीं हम चेंज वाली चीज़ें नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको 85 ले लीजिए डॉलर और चेंज ना हो। तो कुछ लोग तैयार रहते हैं, चलिए ठीक है आप 85 हमसे ले लीजिएगा, जब काम पड़ेगा तो जानते हैं उसी हिसाब से प्रॉफिट और गेन होगा, हो सकता है उससे कम हो उसको। जैसे मान लीजिए कि 85 से आप परचेज कर लिए पहले से ही और 84 पर मार्केट चल रहा है, लेना है आपको तो 1 रुपये फायदा हो जाएगा जो दिया होगा आपको। और इससे ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 87 चल रहा है फिर भी 85 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, स्वैप चल रहा है, तो आपको फायदा हो जाएगा 2 रुपये का। तो इस टाइप से स्वैप को हम हेज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर सेक्शन 139(1), ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा 139 में। देखिए ये भी सेक्शन है इनकम टैक्स का। देखिए 6(1) में क्या है, रेजिडेंशियल के लिए रिलेटेड है, रेजिडेंस जहाँ भी हो ये सही हो जाएगा। 10(a) में एग्रीकल्चर, याद रखिए 10(a) एग्रीकल्चर, ओके, ए से एग्रीकल्चर। 10(5) में क्या है, सॉरी लीव ट्रेवल्स, ये क्या है लीव सैलरी, और ये लीव ट्रेवल कंसेशन। तो आप इस तरह से सही कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये क्या है, जो प्रीमियम है सिक्योरिटीज प्रीमियम जाने प्रीमियम पर शेयर इश्यू होता है 10% 5%, तो उसको डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। राइटिंग ऑफ डिस्क्लोजर सही है, इश्यू आप फुली पेड अप बोनस से कर सकते हैं, कैपिटल लॉस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड 1 or more रीसेलर्स इट इज नोन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसी कोई कंपनी है जो मोर देन 1 2 3 चैनल यूज कर रही है, तो इनडायरेक्ट है, ओके। यहाँ पर इनडायरेक्ट मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे, आप गए वहीं से खरीद लेते हैं, ओके, तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट आ जाएगा, राइट। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ दियर मैनिफेस्टेशन। यहाँ जैसे यहाँ मतलब क्या है कि जैसे वो दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑफर 2 एक है, 2B है, ये H है, ये I है, ऐसे। तो आप इसी हिसाब से आप लगा लेंगे तो ABCD ये सही है, राइट। नेक्स्ट फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म दैट सेल्स ए प्रोडक्ट एट प्राइस ऑफ 10 एंड द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज -2। देखिए इसका फार्मूला सिंपल सी बात क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा जा रहा है, प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है AR डिवाइड बाई AR माइनस MR, इलास्टिसिटी बराबर होता है इलास्टिसिटी कितनी है, इलास्टिसिटी 2 है, ओके। देखिए इलास्टिसिटी दिया है ना, तो 2 माइनस छोड़ देना, क्योंकि माइनस डिमांड में रहता ही है, क्यों, क्योंकि निगेटिव दिखाता है, तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, इसीलिए माइनस रखा ही जाता है, राइट। तो ये यूनिवर्सल सत्य है, माइनस न लिखा हो तो अपने मन समझ लीजिए उसको, हर जगह प्लस समझाता है, डिमांड में माइनस समझाता है, इस बात को ध्यान रखिए। AR कितना है 10 माइनस MR, ओके। अब इसको सॉल्व करिए, 20 माइनस 2MR इक्वल टू 10। देखिए 2MR माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू 10 माइनस 20, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, तो 2MR इक्वल टू 10, MR इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 5, ओके। ये 5 आपका ऑप्शन
सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब न्यूमेरिकल आ जाए इस बात को ध्यान रख रही है, जिसका न्यूमेरिकल गलत हो रहा है समझ लीजिए उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। न्यूमेरिकल के साथ अच्छी बात क्या है कि आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, और चीज़ों में मैं भी गड़बड़ हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन यदि आप न्यूमेरिकल सही कर लगे, क्योंकि आंसर उसका है ना, जो ही प्रॉपर सॉल्व देखिए 5 आ गया, तो 5 आ गया तो क्लियर हो गया कि अब आपके दोनों फिक्स हो गए। लेकिन और कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो सस्पेंस रहता है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे पृथ्वी पर कोई पढ़ा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो ह्यूमन एरर है, हो भी सकता है, माइंड है, एक दो क्वेश्चन को तो लेकर चलना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा है कि सब कुछ मैं सही बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट है मिलर और मॉडल यूज फॉर मैनेजमेंट। ये किसके लिए होता है? कैश के लिए। ओके, कैश के लिए मिलर और मॉडल होता है। नेक्स्ट है फॉलो द स्टेप एक्टिविटी बेस्ड ऑन द कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन के लिए स्टेप बताया जा रहा है कि कौन सा स्टेप ये आप लेंगे एक्टिविटी बेस्ड के लिए। तो यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन एक्टिविटीज, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल, डिटरमाइन ऑफ द एक्टिविटीज कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर्स रेट, चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज प्रोडक्ट। तो ये जो सीक्वेंस है ये सही है। ए बी सी डी जो भी दिया है, ए बी सी डी ई ये दिया है ना, ए बी सी डी ई, ये आपका सही हो जाएगा। राइट, जो प्रॉपर है पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर द कलेक्ट कॉस्ट पूल की डाटा इकट्ठा करेंगे, एक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन एक्टिविटी ड्राइवर्स रेट डिटरमाइन करेंगे, चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज प्रोडक्ट चार्ज करेंगे लास्ट में। राइट, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ए रिक्वायर 10 kgs ऑफ मटेरियल। देखिए यहाँ क्या है केजी, तो एक्चुअल एक्सपेंशन। देखिए ये क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, जो वेरिएंस एनालिसिस पढ़ते होंगे। देखिए वेरिएंस एनालिसिस में सबसे इजी वाला क्वेश्चन यही है, द एक्चुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए कम्स 12 kg 6 पर kg। यहाँ सिंपल से क्या करना है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इसका होता है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, सॉरी 5 रुपीज़, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 kg क्वांटिटी। ओके, माइनस एक्चुअल प्राइस क्या है 6 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 12 kg। ओके, कितना आ जाएगा 50 माइनस 60, ये आ गया माइनस में 10, तो इसको कहा था एडवर्स लिखा जाता है। ओके, अगर मान लीजिए प्लस में आता तब फेवरेबल एफ, ये ध्यान रखिएगा। तो एडवर्स आ गया, तो एडवर्स में क्या हो जाएगा, एडवर्स मीन्स अनफेवरेबल, लेकिन एडवर्स होता है, अनफेवरेबल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये होता है तो कितना आ रहा है, अच्छा सॉरी ये 72 होगा ना, 72 और 50, तो ये कितना आ जाएगा 22। ओके, तो 22 हो जाएगा, 22 अनफेवरेबल। राइट, माइनस में आएगा तो अनफेवरेबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम परसिव्ड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू ए कस्टमर। टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स किस में होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइटनेस, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो इसमें क्या है, तो हो जाएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, कितना टेंजिबल बेनिफिट्स या कॉस्ट है, तो ये कस्टमर के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। राइट, नेक्स्ट है एग्रीगेट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। एग्रीमेंट नो, पहले गलत है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सही बात है, क्योंकि जो एग्रीमेंट है ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। राइट, इसीलिए एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। दूसरा सेकंड सही है, फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट है CDB वॉज सेटअप एज ए सब्सिडरी ऑफ IDBI। क्यों किया गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये CDB कब हुआ 1989 में, जो 90 से स्टार्ट किया काम। ओके, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस, टेक ओवर द वेंचर कैपिटल ऑपरेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लोज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट फाइनेंस्ड बाई IDBI।
फैसिलिटेट फाइनेंस एंड प्रमोट इंडियन फॉरेन ट्रेड। ओके, तो सेटअप आज ए स्मॉल फाइनेंस के लिए। ओके, इसके लिए ये किया गया था, राइट। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड एम्बार्गो, कोटा, इंपोर्ट कोटा। तो क्या है ये? कोटा है। मात्रात्मक रूप से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, तो ये कोटा नहीं रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड। ओके, क्या क्या? मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स इसमें नहीं आता है, राइट। सप्लाई चेन में रेगुलेटर का क्या काम है? व्हिच अमंग नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? हेज फंड आर नॉट म्यूचुअल फंड, सही है ये। हेज फंड म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं। हेज फंड कैन बी सोल्ड टू पब्लिक। इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के लिए पे करते हैं, सही है। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सही है, यही वाला। हेज फंड आर नॉट म्यूचुअल फंड, हेज फंड म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं। हेज फंड कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, हेज फंड पब्लिक को सोल्ड किए सकते हैं, ये नहीं है, राइट। बी वाला। म्यूनिसिपल फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, व्हिच इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मैं फार्मूला बताया था, नहीं अगर वो क्लास देखे होंगे तो मैं फिर से बताता हूँ। देखिए एक होता है एच एफ ए एम, इसमें मोर, ओके, इसमें मोर मीन्स दोनों में जो ज़्यादा हो, और इसमें लेस। ओके, देखिए लिखिए पहले इस पर एक्चुअल रेंट, ऐसे एक्चुअल 4 लाख, ऐसे लिख लिया करिए, आपको कभी गलत नहीं होगा। एक्चुअल 4,20,000। नेक्स्ट का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कहाँ है? स्टैंडर्ड रेंट 4,80,000, 4,80,000। ओके, फिर एक्चुअल यहाँ पे लिख लीजिए 4,20,000। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? 4,50,000। ओके, और अच्छा फेयर रेंट, एफ मीन्स फेयर रेंट, फेयर रेंट मीन्स 5 लाख। ओके, अब इसमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन है? 4 लाख, 5 लाख है ना, सबसे ज़्यादा 5 लाख है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? 4,80,000। ओके, और ये दोनों में लेस कौन है? ये 4,80,000। तो 4,80,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। ओके, यही आंसर 4,80,000 जहाँ भी होगा ये सही हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला हमसे ध्यान रख रहिएगा तो आपको कभी गलत नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज डिसीजन कम इनटू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल डिसीजन। ये क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन है। ओके, फाइनेंस रिलेटेड, तो फाइनेंस कितना डिविडेंड लिया जाए, कितना इक्विटी से लिया जाए, इस तरह से कितना डेब्ट से लिया जाए, ये सब डिसीजन किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है दीज इसेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का जो इसेंस सार क्या है? इनलिस्टिक प्रोडक्शन, निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, डिक्लाइन टोटल प्रोडक्शन, डिक्लाइन एवरेज प्रोडक्शन। ये पता कि आलोच उत्पादन है, निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन है, कि डिक्लाइन टोटल प्रोडक्शन होता है, कि डिक्लाइन एवरेज प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है? निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ हो हमेशा निगेटिव होती है। जब आप उसका यूज करेंगे, चाहे जो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी घटना है, खाना खा रहे हैं तो भी घटना है, कुछ खरीद रहे हैं तो भी घटना है, सब कुछ में मार्जिन होता है। क्योंकि जब यूज करेंगे तो उसका हैबिचुअल होते जाएंगे, धीरे धीरे यूटिलिटी घटती जाएगी। चाहे यूटिलिटी प्रोडक्शन, जैसे मजदूर काम ही कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन नहीं घटेगा जैसे जैसे काम करता जाएगा, तो क्योंकि एक ऑप्टिमम लेवल है ना, तो इस तरह से होता है, राइट। इसलिए द एटीट्यूड बेस्ड ऑन द बिलीव्स, ओपिनियन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकुलर इवेंट विच द एम्प्लॉयज पोसेसेस। बिहेवियरल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉग्निटिव, ये क्या है? कॉग्निटिव एटीट्यूड। ओके, ये बिलीफ जब दिमाग की बात की जाए, ऐसे समझिए दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन, तो कॉग्निटिव होता है, इस बात का ध्यान रखें। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जानते हैं, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो रोड बनाने वाली कंपनी है, जो बॉर्डर पर रोड बनाती हैं इंडिया में, उनके लिए बात की जा रही है। यहाँ पे क्या है? ट्रेड प्रोडक्शन,
स्ट्रेंथिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ये सही है। इम्प्रूविंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रीबैलेंस ऑफ ट्रेड कम डोमिनेंस, सही। ये ट्रेड प्रोटेक्शन नहीं है। ओके, इसका काम व्यापार को प्रोटेक्ट करना नहीं होता है, इसका काम फैसिलिटेट करना होता है, प्रोटेक्ट करना नहीं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड द बेस्ट? सबसे बेस्ट कौन होती है? सबसे बेस्ट होती है कैट वाली। अब ऐसे समझिए क्यों कहा जा रहा है। देखिए डॉग के साथ क्या है? स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति मीन्स, जैसे मान लीजिए कि अब इसको कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, वो जिस साइड जाएंगे वो पड़ाला भारी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अगर मान लीजिए सपोज दैट ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए किसी पार्टी के दूसरे पार्टी में चले जाए तो वो अकेले भी सरकार बना सकते हैं क्योंकि उनकी गुडविल इतनी अच्छी है। तो ये क्या स्वामी भक्ति होती है। अगर व्यक्ति मर गया, जिसने कभी ना कभी तो कोई मरेगा ही, मान लीजिए कि जो गुडविल बहुत अच्छा हो वो एक्सपायर कर गया तो गुडविल समाप्त हो जाती है, तो इसलिए खराब है, राइट, क्योंकि व्यक्ति पर आधारित है। कैट गुडविल के साथ क्या है? बिल्ली। बिल्ली जानते हैं चाहे जिधर घूम घाम के आए, तो जहाँ घर बना ली वहीं रहेगी। ओके, तो इस स्वामी भक्ति से मतलब ही नहीं है दुकान पर कौन बैठ रहा है, कौन मालिक है, मालिक मर गया कि जी रहा है कि कहीं घूमने गया है, कोई मतलब नहीं है। दुकान चल रही है तो चले, जैसे टाटा का है, टाटा की गुडविल टाटा के कारण थोड़ी है, टाटा तो माने उसमें इन्हेंस कर रहे थे, टाटा नहीं तो क्या व्यवसाय कम हो गया? नहीं हो गया। इसका मतलब क्या है? कैट वाली गुडविल है इनके पास, वो रहेगी गुडविल टाटा के, वो चाहे रतन टाटा हो, चाहे उनके पिताजी लोग थे, चाहे उनकी अगली पीढ़ी कोई है, सबकी ये गुडविल रहेगी, राइट। तो इसलिए ये बेस्ट होती है। रेट वाली, चूहे वाली, कोई मतलब नहीं है, ये कुदरती रहती है, कहीं भी जा सकती है, अपने ही गुडविल खराब कर देगी। ओके, तो इसलिए कैट गुडविल बेस्ट गुडविल होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट स्टेचुरी आइडर? जो स्टेचुरी आइडर होता है, वैधानिक ऑडिटर कंपनी में जानते हैं नियुक्त किया जाता है, उसको बताया जा रहा है कि कौन से उसके पास अधिकार होते हैं। तो क्या अधिकार है? टू रिसीव रेमुनरेशन, तो सही बात है, रेमुनरेशन तो उसको चाहिए ही चाहिए। टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, ये नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करने का अधिकार नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं, आप अधिकार नहीं है। हाँ, आपको बुलाया जा सकता है, आप बैठ सकते हैं, इस ये है, लेकिन अधिकार के साथ नहीं करेंगे, नहीं बैठ रहेंगे, चाहे जो हो जाए नहीं वो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है गोपनीय बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपनी चलाने के लिए आपको थोड़ा बैठने देंगे। ओके, तो इसलिए ये राइट नहीं है। अटेंड जनरल मीटिंग, टू विजिट ब्रांच ऑफिस, ये सब कर सकते हैं। ओके, ACD कर सकते हैं, ACD, राइट। नेक्स्ट है सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर द लीज हैविंग, कब होता है? लिक्विडिटी क्राइसिस के समय। देखिए सेल एंड लीज, थोड़ा एक एग्जांपल समझ लीजिए तो आपको इजी समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है 10 करोड़ की, 10 CR, राइट, और 10 CR की मशीन मान लीजिए नहीं है, मशीन 10 करोड़ रुपया केवल आपके पास है, और एक मशीन 10 करोड़ की मिल रही है, लेकिन 10 करोड़ रुपया आपके पास है भी, 10 करोड़ की मिल भी रही है, तो आप और मशीन लेंगे तभी रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? तभी तो रॉ मटेरियल बनाएंगे मशीन डाल कर कोई चीज़। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली मशीन है, कपड़ा बनाने मशीन 10 करोड़ की मिल रही है, 10 करोड़ रुपये आपके पास है ही, और आप जान रहे हैं कि जो ही मशीन परचेज कर लेंगे तो रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं हमारे पास है, तो क्या होगा? और मशीन खरीदना बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीन नहीं रहेगी तो रॉ मटेरियल खरीद के क्या कर लेंगे हम? अच्छा, ये आधे पैसा की मिलेगी नहीं कि 5 करोड़ की मशीन लेंगे, 5 करोड़ की ये ले लेंगे, लोन नहीं लेना है तो क्या करेंगे आप? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सेल एंड लीज बैक। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि 10 करोड़ की मशीन ये परचेज कर लेगा। ओके, 10 करोड़ की मशीन परचेज कर लेगा और इसको फिर सेल कर देगा। ओके, सेल परचेज कर फिर सेल करेगा। सेल किस लिए करेगा? एग्रीमेंट करेगा ये, जिसको सेल करेगा, देखिए उनसे कहेगा देखिए अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप हमको पैसा दे दीजिए 10 करोड़ चाहे 5 करोड़ जो भी, और हमको इसी मशीन को हमको लीज पर दे दीजिए। जैसे खेत नहीं होता है गांव में, जैसे गांव में मान लीजिए कि अब आप लोग नहीं जानते हो सकता, लेकिन मैं तो ये सब थोड़ा गांव से ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ तो जानता हूँ। जैसे आपके पास मान लीजिए 1 बीघा खेत है, ओके, और आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, ओके, और खेत की भी ज़रूरत है, 1 लाख रुपए की भी ज़रूरत है, कैसे आएगा? तो आप कहेंगे देखिए 1 लाख रुपए हमको दे दीजिए,
वो मैं किया हूँ, इसी बता रहा हूँ ना कि मैं खुद 1-2 खेत ऐसे रखा हूँ, 1 लाख रुपये उनको दिया हूँ और वो लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपये मान लीजिए उनको दे दिया मैं खेत को, ले लिए खेत, उसके वो हमसे कहेंगे भी कि देखिए 1 लाख रुपये हमको दे दीजिए और खेत हमको ही दे दीजिए, हमसे 10 रुपये ले लीजिए, जो मनी हम लोग की तरफ बोला जाता है, आप लोग की तरफ क्या बोला जाता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग तो मनी बोला जाता है कि मनी पे ले लीजिए। तो हम क्या किए हैं, मान लीजिए कि 1 लाख रुपये दिए, 1 लाख है, ओके, वो हमको फिर क्या करेंगे 10,000 रुपये रिटर्न कर देंगे, मीन्स 90,000 रुपये और रख लेंगे, 10,000 हमको दे देंगे खेत के लिए। तो वो क्या करेंगे, खेत बोएंगे जोतेंगे, वो 10,000 हमको साल भर को दे दिए, फिर अगले साल क्या होगा, उसमें से नहीं कटेगा है, इस बार के लिए केवल था, उसके बाद 90,000 रुपये हमेशा बना रहेगा। अब आप 10,000 देते रहिए, नहीं तो पूरा पैसा वापस करिएगा, ओके। तो जब मान लीजिए कि लगेगा कि 90,000 दे देते हैं, क्योंकि अब 90,000 में हम 10,000 हमेशा हर साल मिलेगा, वो हर साल 1 लाख रुपये का 10,000 मिलता रहेगा, 1 लाख बना रहेगा वो। उसी तरह से 10 करोड़ रुपये का आप दे दिए, लीज पर दे दीजिए, लीज पे ले लिए, उसके बाद अपना इंटरेस्ट देते रहेंगे और 10 करोड़ रुपये जब देंगे तो मशीन वापस हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, उसी को लीज पे कहता है। तो ये रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हो जाएगा। तो इसके लिए लिक्विडिटी क्राइसिस है ना आपकी कंपनी में, क्या कहते हैं, तरलता नहीं है, इसी को मेंटेन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द आउटकम ऑन द पेयर ऑफ डाइस इन द इक्वल टू 8। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस भी है, एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, दोनों को बता दे रहा हूँ ताकि कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। देखिए एक शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि आप अंदाजे से स्टार्ट करिए, 8 ऐड करना है 2 डाइस का, तो क्या होगा, या तो 6 2 आ जाए, ओके, या तो 2 6 आ जाए, या तो 5 3 आ जाए, या 3 5 आ जाए, ओके, और ये 4 4 तो रहेगा ही, इसके अतिरिक्त कोई नहीं बनेगा। तो ये कितना बना, 5, राइट। 2 बार डाइस, अब टोटल आने की संभावना कितनी है, 2 बार किए हैं तो 6 गुणे 6, क्योंकि 1 से 6 तक होता है डाइस में, जो वो होता है लूडो खेलते हैं, लूडो छक्का, तो उसमें 6 2 बार आने की संभावना है, टोटल आने की संभावना कितनी है, 36। अब क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 36, ये आपका सही हो जाएगा, राइट। अब एक लॉन्ग तरीका अपनाते हैं, मान लीजिए ये आप दिमाग में लगा पाए तो क्या होगा, ऐसे बना लीजिएगा, ओके। एक बार बता दे रहा हूँ इसलिए ताकि पहली बार आया है, थोड़ा सा चीज़ों को जानते रहिए, ओके। 6 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 इस साइड भी खींच लीजिए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, और ये कुछ भी पूछा जाएगा डायस पर तो ऐसे ही बना लेंगे तो कोई क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर क्या करिए, 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर मान लीजिए कि आप कर दीजिए 2, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 2 2 2 2 2, यहाँ पर भी मान लीजिए कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब क्या करेंगे, 3 3 3 3 3, ये 4 वाला है तो 4 4 4 4 4, यह कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक ना, 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे मान लीजिए क्या पूछा जा रहा है, 8 आने की संभावना, अब इसको ऐड करिए, कहाँ कहाँ ऐड हो रहा है, 8 आ रहा है, देखिए देखिए 8 कहाँ कहाँ आएगा, ऐड करिए, 6 2 8,
5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 5 आया कि नहीं? यही तो बनाया था मैं वहाँ पर, बना था कि नहीं? आ गया। और टोटल ये काउंट कर लीजिए, टोटल कितना होगा? ये टोटल 36 डिवाइड 36 ऊपर, और ऊपर जितना बार आए 5। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 12 आने की संभावना, सपोज है 12 ऐड करिए, 6 6 12, बस एक बार आएगा। ओके, मान लीजिए 11 आने की संभावना, तो 6 5 5 और 6 2 बार, तो 2/36 हो जाएगा। ओके, मान लीजिए यहाँ पूछ दिया था 11 आने की संभावना है, तो इस टाइप का। मान लीजिए पूछ दिया जाता 10 आने की संभावना है, यहाँ पे 10, तो 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, ये 3 हो जाता है, 3/36। ओके, तो इस टाइप से सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, राइट। चलिए अब बहुत है इतना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समझ जाएगा। ओके, न्यू रिफॉर्म्स इंडिया बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड क्या है? डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन, बैंकिंग कंसोलिडेशन, बारोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, एजेंसी वर्क। तो ये क्या है? बारोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट ये नहीं है न्यू रिफॉर्म में, और एजेंसी वर्क नहीं है। ये क्या है? डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन, बैंकिंग कंसोलिडेशन, बैंक को कंसोलिडेट किया जाए। देखिए कई बैंकों को मिलाया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है ये, और डिजिटाइजेशन डिजिटल तो हो ही रहा है कि ऑनलाइन दीजिए, कैशबैक, ये QR कोड सब कुछ चल रहा है। ओके, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है द चैनल अल्टरनेटिव शुड नॉट बी राइट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कंट्रोल क्राइटेरिया, एडाप्टिव एक्युमुलेशन क्राइटेरिया। ये क्या है? एक्युमुलेशन। ये चैनल अल्टरनेटिव इस पर एक्युमुलेशन पर नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज केप्ट आउटसाइड फॉर रिव्यू ऑफ GST। तो GST आप जानते हैं, GST में टोबैको है ही, एडिबल ऑयल है ही, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ये पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल के आने की तो बात राहुल गांधी इतना कह रहे हैं कि नहीं पेट्रोल का आना चाहिए, तभी तो सस्ता होगा। रियलिटी बात है, पेट्रोल जिस दिन अंडर आ जाएगा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उस पर 60-70% GST टैक्स लगता है, जबकि GST का हाई रेट 28% है। बढ़ाया जाएगा तो 40% बढ़ाना है, क्योंकि वो GST कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है 28% से नहीं, 40% बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। 40% बढ़ाएंगे तो 60% ले रहे हैं, 40 तो उससे कम ही है ना। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इकोनॉमिक्स। देखिए रिस्क कौन ले रहे हैं? हावले। ओके, हौले हौले से रिस्क लीजिए, ऐसे याद रखिए। इनोवेटिव सुम्पटर। रेंट थ्योरी, किराए पर कौन रहते हैं? वाकर। ओके, डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लार्क। डायनेमिक गतिशील आ जाए तो एल है ना क्लार्क, तो गतिशीलता ऐसा डायनेमिक गतिशीलता क्लार्क याद रखेगा, राइट। इनोवेटिव के लिए सुम्पटर हमेशा, तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिलेटेड टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए कौन थी? इनके मिश्रा। ये मित्र नहीं है, मिश्रा है। ओके, ये मिश्रा है, मिश्रा। ओके, मिश्रा कमेटी, राइट। नेक्स्ट है चलापति राव कमेटी वाज कंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ, किस लिए? स्ट्रक्चरिंग के लिए स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, RRB, इसके लिए, राइट। RRB के लिए कंस्टिट्यूट की गई थी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट है ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है तो इससे क्या डिस्क्लोज नहीं होगा, क्या प्रकटीकरण नहीं होगा? शेयर कैपिटल इशूड रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फैसिलिटी, डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर्ड। पहला क्या है? शेयर कैपिटल इशूड, शेयर कैपिटल इशूड किया जा रहा है प्रोडक्टिविटी फैसिलिटी के लिए, ताकि कोई प्रोडक्टिविटी किया जाए। डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर्ड, तो डिविडेंड किया जा रहा है शेयर पर डिक्लेयर। कैश डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट ये पेड, कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है लेकिन पेड अभी नहीं हुआ है। परचेज एंड रिटायरमेंट ट्रेजरी स्टॉक, तो परचेज रिटायरमेंट ऑफ किया जा रहा है, तो ये क्या है? बी वाला। डिविडेंड एंड शेयर डिक्लेयर्ड, तो केवल शेयर पर डिक्लेयर करने पर ये डिस्क्लोज नहीं होता है, राइट। ये फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज नहीं करता है कि डिक्लेयर करना है। ओके, डिक्लेयर से मतलब ही नहीं, पैसा हटा तो खत्म, तो कैश कम हो जाएगा इस तरह से, तो इसलिए ये बैलेंस शीट में नहीं होता है, ऐसे समझिए। बैलेंस शीट पीएल अकाउंट में ये नहीं होती है, और चीज़ें करेंगे तो दिखने लगेगा। जैसे शेयर इशू कर रहे हैं तो कैपिटल बढ़ जाएगी। शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे तो देना पड़ेगा कि इतना प्रपोज डिविडेंड है हमारा, देना है अभी। परचेज एंड रिटायरमेंट ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी परचेज करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे या सेल करेंगे तो भी आप कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। तो कौन नॉन कन्वेंशनल डंपिंग का एग्जाम्पल है?
स्पोरेडिक डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग, रिवर्स डंपिंग, persistent डंपिंग। तो ये रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग क्या है? नॉन कन्वेंशनल डंपिंग है, राइट, और सब कन्वेंशनल है। नेक्स्ट, फॉर एवरी लार्ज पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड एक्स एंड स्टैंडर्ड इज 840, द सैंपल साइज एनुअल। देखिए यहाँ पर सिंपल सा इसी का फार्मूला लिख दीजिए स्टैंडर्ड एरर का। देखिए स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन। ओके, अब देखिए एन नहीं पता, स्टैंडर्ड एरर पता ही आपको है 8 है ये, और स्टैंडर्ड डेविएशन 40 है। देखिए स्टैंडर्ड एरर कितना है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 40 और अंडर रूट एन तो पता ही किया जा रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, रूट एन इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 8, तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ एन करना है तो एन इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा इस पर, ओके 5, और इसको बाहर करना हो तो 25। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते थे, राइट। देखिए ये सब क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि बहुत ईजी है करना है, समझ रहे हैं। बस आपको फिर फार्मूला 10-20 को याद रखना चाहिए। मोटिवेशन फोर्स लेवल ऑफ एफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस। तो यहाँ पूछा रहा है मोटिवेशनल जो फोर्स होते हैं वो हमेशा एफर्ट्स जो प्रयास होता है वो सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं होता है, ये सत्य है। इस पर ये किसका है, पोर्टर एंड लोलर मॉडल, राइट। पोर्टर लोलर मॉडल का यही थ्योरी है, राइट, जिसको 5 फोर्स भी हम लोग पढ़े होंगे। पोर्टर लोलर मॉडल का कई प्रकार की थ्योरी पढ़े होंगे, 5 फोर्स और एक पढ़े तो ध्यान नहीं आ रहा है, तो 5 फोर्स तो ध्यान ही रखिए, कम से कम वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 5 फोर्स जिसमें बोले थे कि सप्लायर से, जो कस्टमर है, जो आपका रॉ मटेरियल देने वाला है, जो आपका कंप्यूटर है, जो नया कंप्यूटर आने वाला है, ये सब के 5 फोर्स मॉडल होते हैं, 5। नेक्स्ट क्या है, एक्स is an individual of 55 years age having gross total income 3,50,000. What is the tax liability of the assessment year? 2018 में असेसमेंट ईयर था, अब नहीं है, राइट, क्योंकि अब 5 लाख तक टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। तो ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, इसमें प्रेजेंट टाइम में जब था तब था। टेस्ट एंड एफ टेस्ट बेस्ड ऑन द इंटेंटिकल एजम्पशन। यहाँ पर जाएगा टी टेस्ट एंड जो एफ टेस्ट है वो एक प्रकार की मान्यता पर आधारित है, सही है, ओके, क्योंकि दोनों नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, अभी ऊपर हम लोग पढ़े भी थे, तो निश्चित रूप से लगभग एक तरह की मान्यता होंगी। नेक्स्ट है टी टेस्ट यूज्ड ए कंपेरिजन बिटवीन 2 ग्रुप्स वेयर एफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर द कंपेरिजन बिटवीन मोर देन 2 ग्रुप्स। तो ठीक है, टी टेस्ट कब यूज होता है, जो 2 ग्रुप्स में यूज करना होता है, और एफ टेस्ट कब यूज करना है, जो मोर देन। बस ये ध्यान रखना है कि इसका यूज तब करते हैं जब स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता होता है, राइट। टी टेस्ट का एक एडिशनल सॉरी पता नहीं होता है, तो दोनों सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है क्राइम, साइबर क्राइम, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटी इंटर, कृत्या सावधान का सिद्धांत, डिसऑनर ऑफ बिल, पेटेंट और कॉपीराइट। देखिए तो ये क्या है, पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये है डिसऑनर ऑफ बिल, सेल ऑफ गुड कैविटी इंपोर्टर, और द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज क्राइम, साइबर क्राइम। तो इस तरह से रखना है कि साइबर क्राइम रिलेटेड होगा तो इसमें आप केस करेंगे। कैविटी इंपोर्टर कृत्या सावधान का सिद्धांत किस में दिया है, सेल ऑफ गुड एक्ट में दिया है। डिसऑनर बिल हो जाएगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081, ओके। जैसे ये क्या है 2005 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शायद, अब इसको याद नहीं आ रहा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1970 शायद है, आई थिंक, इसको चेक कर लीजिएगा, 1970 शायद है। और सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1872 सॉरी 1930, ओके। तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन टैक्स लॉज डोनेशन ऑफ अप्रूव्ड नोटिफाइड एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड। देखिए जब क्वेश्चन आया था 150 था, अब 100% है, जो प्रेजेंट में चल रहा है 100%, याद रखिएगा। साइंटिफिक में यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं तो 100%। अब देखिए यहाँ पर डिडक्शन है 80C to 80U डिडक्शन जानते हैं इनकम टैक्स में। 80TT क्या है, ये डिपॉजिट से रिलेटेड है, डिपॉजिट अगर कर रहे हैं इंटरेस्ट मिला है, ओके, इसके लिए है।
ATCCD क्या है, NPS के लिए है, नेशनल पेंशन स्कीम। ATT क्या है, एजुकेशन लोन के लिए है, हायर एजुकेशन, एक्चुअली हायर एजुकेशन लोन, राइट। और ATEE क्या है, रेंट वाला है। ओके, तो आप देख लीजिए, डिडक्शन रिस्पेक्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन, ATE हो जाएगा ये, ATE। डोनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ATEE। ओके, रेंट वाला। डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट्स इन द सेविंग, ATTTA, TTA। 10,000 से ज़्यादा है जिसकी लिमिट 10 से ज़्यादा होगा तो TDS काट करके मिलेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम, NPS, ये है ATCCD, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एट ए टाइम ए बिजनेस में भी फेस द सिचुएशन वेयर इट इज द शट डाउन इन ऑपरेशन। तो सही बात है एसर्शन कि एट ए टाइम कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन सिचुएशन आ जाए कि शट डाउन करना पड़े, बिजनेस बंद करना पड़ जाए, ये भी सत्य है। नेक्स्ट, इफ द रेवेन्यू इज लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट, यही सही है। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यदि आपकी प्राइस ज़्यादा हो जा रही है, जैसे मान लीजिए फिर 10 रुपये आ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इससे कम आपको प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 9 रुपये, तो शट डाउन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम आना ही चाहिए रिटर्न में, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसको शट डाउन पॉइंट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द शट डाउन पॉइंट ऑफ द कंपनी, दैट आंसर योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट है, which among the following not the true vessels? Initially it was named Committee of Banking Regulation Supervisory Practice Act, सही बात है। Basel was established by the Central Bank of Governors in 15 countries, 15 countries नहीं 10 countries, ओके। यही इसलिए गलत हो जा रहा है, 10 होना चाहिए था। नेक्स्ट, इट वाज established by the 1974, सही है। Disturbance in the international currency, banking markets were responsible for its establishment, तो सही बात है। इंटरनेशनल करेंसी बैंकिंग मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इस बेसल नॉर्म्स दिए जाते हैं, राइट। तो ये आपका नॉट पूछा जा रहा है, तो इसलिए बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बस याद रखें 50 में 10 होना चाहिए, ये याद रखना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस इन व्हिच द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन। तो एक्सेस कंपटीशन नोटिस कहाँ है? परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन एक्सेस कंपटीशन होता ही है, एक्सेस प्रोडक्शन होता ही है, चाहे जितना कर लीजिए कर दीजिए, तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉट नोटिस्ड परफेक्ट कंपटीशन में। और ये सब क्या करते हैं, उससे कम करते हैं, ओके। बनना 100 वस्तु बनाएंगे 50, जैसे कल लास्ट क्लास में देखे होंगे, आईफोन जिसे बनाना बना चाहे ज़्यादा ना बनाते हैं, कम मोबाइल आती है क्राइसिस होता है, अभी मोबाइल भी नहीं रहा है, अरे कंपनी है बनाने दो उसको, लेकिन नहीं बनाएंगे, क्यों? इसी सब के कारण, ओके, क्योंकि उनको पास फॉलोइंग कंडीशन कैपेसिटी बचा के रखते हैं, राइट। नेक्स्ट है, it which were the following pricing policies from charge higher initial price for the product and reduce the over time is, मतलब यहाँ पूछ रहा है पहले किस में हाई प्राइस रखा था, आप जानते हैं स्कीम में मलाई उतारने वाली में, ये भी जानते हैं हाई, और कह दीजिए कि इनिशियल स्टेज में इनिशियल प्राइस इज प्रोडक्ट, यहाँ मान लीजिए चार्ज हायर, यहाँ लो हो जाए, ओके। ये फॉर्म चार्ज लो इनिशियल प्राइस फॉर द, इसका आंसर ये हो जाएगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, राइट। और यहाँ टाइम इज द डिमांड, हायर प्राइस इज सेटिस्फाइड, रिड्यूस इट ओवर टाइम, रिड्यूस नहीं, यहाँ हो जाता इंक्रीज, ओके। जैसे जियो, ये जियो वाला है, पेनिट्रेशन क्या करता है, जियो वाला पहले फ्री दिया फिर पैसे ले रहे हैं, ओके। स्क्रीनिंग में क्या होती है, आईफोन, ओके। आईफोन में देखिए एप्पल का जो आता है शुरुआत में बहुत महंगा रहेगा, 1 साल बाद धीरे सस्ता हो जाएगा 10-20 हज़ार रुपये, तो स्कीमिंग है, मलाई उतार ली गई फिर सस्ता कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट है, क्रेडिट वर्दीनेस सोर्स इन इंडिया रेंज बिटवीन 300 to 900, ओके। 300-900 हम लोग का जो है 650 के आसपास है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इस में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फेमा प्रोविजंस, तो सही बात है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है फेमा, उसको रेगुलेट करने के लिए निश्चित रूप से आरबीआई जो है रेगुलेटरी बॉडी है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कौन देखता है, आरबीआई ही, आरबीआई के पास ही सब पैसे रहेंगे, कितना पैसा लेना है देना है वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए वो रेगुलेटरी की तरह देखता है। नेक्स्ट है, बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व बैंक एंजॉय
रिक्विजिट्स एक्सपर्ट फेमा। तो यह वैसी बात को प्रूव किया जा रहा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन सही है कि बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी कस्टोडियन है, क्योंकि आज कोई भी फॉरेन एक्सचेंज है, यूएस डॉलर, जापानी येन, कुछ भी हो, तो ये कौन देखता है? आरबीआई देखता है, इसीलिए उसको ये दिया गया है। तो ये दोनों सही हैं। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, नहीं पसंद आया हो कोई लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।